Good morning, everyone. So, till industrial licensing we have completed, and now let's begin with the small scale industries. स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज किसे कहते हैं? ऐसी इंडस्ट्रीज जहां पे इन्वेस्टमेंट 5 लाख रुपीस तक का होता है, उसे हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कहते हैं. ठीक है. सो अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज डिफाइंड where maximum investment allowed, or you can say investment of what? Of assets. ठीक है. Which is of 5 lakh rupees, and now this limit is changed, and now it is 1 crore rupees. Okay. So previously it was 5 lakh, but now it has been changed. It has extended to 1 crore rupees. ठीक है. Now, what are the important points about small scale industries? So first important point is, यानी अभी हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? हमने मीनिंग पढ़ी. मीनिंग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कैसी इंडस्ट्रीज होती है? ऐसी इंडस्ट्रीज जहां पे असेट्स यानी जो भी इन्वेस्टमेंट हुआ है, जो भी पूंजी लगाई गई है, कैपिटल लगाया गया है, वो 5 लाख रुपीस तक का होता है. ठीक है. ये करंट टाइम में 5 लाख रुपीस से इसको एक्सटेंड करके 1 करोड़ रुपीस कर दिया गया है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में. अब ऐसी इंडस्ट्रीज होंगी अभी करंट टाइम में जहां पे मैक्सिमम जो है इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ रुपीस का होगा. बट प्रीवियसली जो हम पढ़ रहे हैं 1950 टू 1990, दैट वाज एट दैट टाइम इट वाज 5 लाख रुपीस. अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें, यानी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का सेटअप किया गया. ठीक है. कार्वे कमिटी जो है उन्होंने इसको रिकॉग्नाइज किया और बढ़ावा दिया. ठीक. तो इससे कुछ बेनिफिट्स हुए, यानी लोगों को ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलने लगी. स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से क्या हुआ? ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी लोगों को मिलने लगी, क्योंकि सबसे ज्यादा जो सून आफ्टर इंडिपेंडेंस यानी टिल 1990 जो सबसे ज्यादा लोग जुड़े हुए थे जिस ऑक्यूपेशन से, वो था आपका एग्रीकल्चर. ठीक है. तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो लेबर इंटेंसिव होती है, यानी वहां पे बड़ी बड़ी मशीनों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है प्रोडक्शन करने के लिए, बल्कि लेबर इंटेंसिव यानी लेबर्स का ज्यादा यूज होता है इन कंपैरिजन टू मशीनरी. ठीक है. तो जहां लेबर का जब ज्यादा यूज होगा तो लोगों को ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, यानी ज्यादा लोगों को नौकरियां मिलेंगी. सो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर मोर लेबर इंटेंसिव. They use more labor than the large scale industries. Okay, so that's why it leads to more employment generation. So after agriculture, small scale industries provide employment to the largest number of people in India. So this was the first important thing, that small scale industries created employment opportunities. But as it is providing you some opportunity, there was some threat as well. कुछ यहाँ पे डर की बात भी थी. एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करे तो कुछ डर भी था. कैसा डर था? ये कि बिग जो फर्म्स हैं वो कहीं इसको इनके सर्वाइवल को अफेक्ट ना कर दे, क्योंकि बिग फर्म्स जो है वो ज्यादा अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करती हैं, ज्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस कर सकती हैं, क्योंकि वो मशीनरीज का यूज कर रही हैं. तो इसलिए जरूरत थी कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बड़े फर्म्स यानी बिग इंडस्ट्रीज से प्रोटेक्ट किया जाए. ठीक है. बिकॉज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कैन नॉट कॉम्पीट विद द बिग इंडस्ट्रियल फर्म्स. सो देयर वाज थ्रेट ऑन देयर सर्वाइवल. ठीक है. तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने उनके बचाव के लिए क्या किया? गवर्नमेंट ने रिजर्व कर दिए सर्टेन प्रोडक्ट्स की. इन प्रोडक्ट्स का जो प्रोडक्शन है सिर्फ और सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ही करेंगे. ठीक है. दूसरी बात,
को छूट दी गई, कुछ कंसेशन दिया गया स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को। कैसा कंसेशन? कंसेशन था ड्यूटीज का, जो जैसे इंडिया में जो गुड्स प्रोड्यूस होते हैं उन पे पहले एक्साइज ड्यूटी लगता था, ठीक है, जो कि अभी सब कुछ हट के जीएसटी बस एक रह गया है। तो आपकी बुक में जो दिया है उस टाइम के बारे में बात की जा रही है। तो एक्साइज ड्यूटी जो आपकी कंट्री में गुड्स प्रोड्यूस होते हैं उस पर चार्ज होता था, ठीक है, जो वैल्यू बढ़ा देती थी प्रोडक्ट का। ठीक, अगर 10 रुपए का सामान है और उस पर एक्साइज ड्यूटी लगेगी तो वो 10.5 रुपए का हो जाता था। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट ने कंसेशन दिया और उनको कंपैरेटिवली बाकी इंडस्ट्रीज के कंपैरिजन में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को कम एक्साइज ड्यूटी देना होता था। दूसरा जो कंसेशन दिया गया वो था बैंक लोन लेस इंटरेस्ट पे। ओके, सो दे बैंक लोन्स वर प्रोवाइडेड टू देम एट लोअर इंटरेस्ट रेट्स। ओके, सो लेट्स सी नाउ द ट्रेड पॉलिसी। ओके, दैट इज इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन। बिकॉज आपने पढ़ा था ना 4 मेजर गोल्स ऑफ 5-year plan, that was growth, equity, self-reliance, okay, and modernization। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन के बारे में। देखिए, इंपोर्ट का क्या मतलब होता है? इंपोर्ट टर्म का मतलब होता है कि जब आप किसी दूसरी कंट्री से गुड्स को अपनी कंट्री में परचेज करके लाते हो, दैट इज नोन एज इंपोर्ट। सो ट्रेडिंग व्हेन इट इज डन बिटवीन 2 countries। एंड योर होम कंट्री क्या करती है? गुड्स को मंगवाती है किसी फॉरेन कंट्री से, तो इसे हम इंपोर्ट कहते हैं। लेकिन सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है अब उसकी जगह पे जो भी हम गुड्स को इंपोर्ट कर रहे थे उसकी जगह पे हम होम कंट्री में ही गुड्स को कुछ प्रोड्यूस करें, और जो फॉरेन कंट्री से ये जो गुड्स मंगा रहे थे इस गुड की जगह, जो गुड्स हैं इसकी जगह हम खुद गुड्स को प्रोड्यूस करें, तो दैट इज सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हुआ, जो 7th 5-year प्लान था उसने टेक्निकली जो स्ट्रैटेजी बनाई थी वो था इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के बारे में, क्योंकि हमने ऑलरेडी जो है 5-year प्लान जो था उसमें गोल्स जो थे, तो हमारा गोल था सेल्फ रिलायंस। सो इन ऑर्डर टू बी सेल्फ रिलायंट, ओके, इंडिया formed a strategy in its 7th plan. Okay, in the first 7 plans, the major strategy was prepared about the import substitution. अब import substitution के लिए इन्होंने क्या किया? So import substitution basically I've told you that it refers to a policy of replacement or substitution of imports by domestic production. As I have told you that डोमेस्टिक कंट्री में, खुद की कंट्री में गुड्स को प्रोड्यूस करके आप रिप्लेस करते हो उस फॉरेन गुड्स को, ठीक है, जो कि फॉरेन कंट्री से आपने मंगवाया था। ठीक, अब इसके लिए 2 बेसिक ऑब्जेक्टिव थे, यानी 2 चीजें थी जो हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करके अचीव कर सकते थे। पहली चीज, हम फॉरेन एक्सचेंज को अगर हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो हमें 2 फायदे होंगे। पहला, जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज है वो बचेगा, ठीक है, जो फॉरेन करेंसी हम रिजर्व करके रखते हैं ना, हर कंट्री रखती है, तो वो हमारा एक सेव होगा, क्योंकि अगर हम फॉरेन गुड्स को परचेज करते तो हमको फॉरेन करेंसी में पेमेंट करना पड़ता, तो एक हमारी ये बचत होती, सेविंग होती। दूसरी चीज जो है, हम सेल्फ रिलायंट हो जाएंगे, सेल्फ रिलायंस, ये हमारा 5-year गोल जो है उसमें भी है। ठीक, तो ये 2 ऑब्जेक्टिव्स जो थे
और आप कह सकते हैं द पॉलिसी ऑफ इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन कैन सर्व और was prepared, was made in order to serve these two objectives. अब ये होगा कैसे? ठीक है, अब हम इसको अचीव कैसे करेंगे? तो पहली चीज जो है गवर्नमेंट ने की कि इंपोर्ट को कम से कम, यानी आयात को कम करने के लिए, इंपोर्ट को हम हिंदी में आयात कहते हैं, ठीक है, तो इंपोर्ट को कम करने के लिए सरकार ने दो तरीके निकाले। या आप ये भी कह सकते हो कि लोग अपनी होम कंट्री के गुड्स को परचेज करें, ठीक है, इसलिए गवर्नमेंट ने ये 2 तरीके निकाले। सो गवर्नमेंट मेड यूज ऑफ 2 ways, okay, to protect goods produced in India from imports, because you know na that the imported goods are quite good in quality, ठीक है, क्योंकि वहां पे अब इसके पीछे भी रीजन था, टेक्नोलॉजी जो है, तो हमने ये सारी कई चीजें हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है। सो लेट्स सी प्रोटेक्शन फ्रॉम imports through, what are those 2 things? These are they are tariffs and quotas. ये 2 चीजें अप्लाई करके, यही वो तरीका है, 2 वे, ये वही है, ठीक है। तो 2 वे क्या है? टैरिफ और कोटा। अब टैरिफ क्या होता है? टैरिफ होता है जब इंपोर्ट हम करते हैं गुड्स को, ठीक है, तो जो गुड्स आप इंपोर्ट करते हैं, तो जैसे इंडिया में आता है, पोर्ट पे गुड्स को लाया जाता है, ठीक है, तो वहां पे ड्यूटी पे करनी होती है, ठीक, चाहे आप गुड्स को इंपोर्ट करो, चाहे आप गुड्स को एक्सपोर्ट करो, आपको ड्यूटी पे करनी होती है। तो जब इंपोर्टेड गुड्स पे हैवी ड्यूटी लगा दी जाएगी, तो यानी वो क्या बन जाएंगे? वो और ज्यादा एक्सपेंसिव बन जाएंगे। समझ रहे बात? जैसे हमने गुड्स को इंपोर्ट किया, तो जैसे इंडिया में आया, होम कंट्री में जैसे गुड्स आएगा, पहली चीज तो ड्यूटी जो है वो दोनों पे लगती है। आप गुड्स को आयात कर रहे हो चाहे निर्यात कर रहे हो, दोनों पे लगती है। लेकिन हम यहाँ पे इंपोर्ट गुड्स पे बता रहे हैं, इंपोर्ट ड्यूटी के बारे में बात कर रहे हैं। तो जैसे ही गुड्स आएगा होम कंट्री में, उस पे सरकार जो है वो क्या करती है? ड्यूटी, टैक्स लगा देती है, उसी को कहते हैं हम इंपोर्ट ड्यूटी। तो जब इस पे ड्यूटी लगा देगी, तो 10 रुपए का सामान था, उस पे जब ड्यूटी लग जाएगी, तो ऑफकोर्स वो 12 रुपए का हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा, उसका प्राइस बढ़ जाएगा, महंगा हो जाएगा। तो सरकार क्या की? सरकार ने हैवी इंपोर्ट ड्यूटी इम्पोज किया, ठीक है, ताकि लोग जो है कम इंपोर्ट करें गुड्स को और खुद रास्ता बनाए, खुद उस प्रोडक्ट को होम कंट्री में प्रोड्यूस करना शुरू करें, ठीक है। हैवी इंपोर्ट ड्यूटी, तो यानी अब 10 रुपए का सामान 15 रुपीज का हो जाए, 10 रुपीज प्रोडक्ट विल बी ऑफ 15 रुपीज, सो इट विल बी एक्सपेंसिव, एंड नाउ द पीपल वोंट परचेज इट टू इन ऑर्डर टू कंज्यूम, है ना। इतना महंगा हो जाएगा तो लोग खुद ब खुद उसका इस्तेमाल कम कर देंगे। दूसरा जो तरीका था वो था कोटा, ठीक है। तो कोटा क्या होता है? लिमिट सेट कर देना, ठीक है। सो कोटा रेफर्स टू फिक्सिंग द मैक्सिमम लिमिट, यानी कोई भी कमोडिटी जो है, जो आप उसको इंपोर्ट कर रहे हो, उसको आप एक सर्टेन लिमिट तक ही इंपोर्ट कर सकते हो। क्वांटिटी में क्वांटिटी जो है वो लिमिटेड कर दी कि आप सिर्फ 1 क्विंटल ही इंपोर्ट कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। तो लिमिट सेट कर दी गई ना। तो ये 2 तरीके थे जिसका इस्तेमाल किया गया इंपोर्ट को कम करने के लिए, ठीक। अब जो बेसिकली रीजंस फॉर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, द फर्स्ट रीजन वाज द पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन यहाँ पे हम किस लिए क्या यूज कर रहे हैं? इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, ठीक है।
was based on the notion that industries of developing country like India are not in a position to compete against the goods produced by more developed economies. So with production, they will be able to compete in the due course of time. क्या मतलब है इसका? मतलब ये है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है जैसे कि इंडिया, वो ऐसी पोजीशन में नहीं थी कि वो डेवलप्ड कंट्रीज जैसे कि यूएसए इन लोगों से कंपटीशन कर सके, ठीक है, इन ग्लोबल मार्केट में जो है इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पीट कर सके, ये पॉसिबिलिटी नहीं थी। तो प्रोटेक्शन के थ्रू ही वो क्या कर सकते थे, अपने आप को तैयार कर सकते थे। ठीक, जब हम इंपोर्ट कम करने लगेंगे तो अपनी कंट्री में ही बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करना शुरू करेंगे। तो इस तरीके से कुछ समय बाद वी विल बी एबल टू कॉम्पीट। ठीक है, नाउ दूसरा जो रीजन था इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का, दैट वाज क्यों हमने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, यानी कोटा क्यों हमने सेटअप कर दिया या हमने टैरिफ क्यों लगा दिया। तो ये इसलिए लगाया ताकि जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो खत्म ना हो जाए, क्योंकि लग्जरी गुड्स जो होते हैं जैसे आपका तमाम ऐसे तरीके के व्हीकल्स हैं, है ना, तो इसको लोग परचेज करके, लग्जरियस प्रोडक्ट्स जो हैं इनको परचेज करके फॉरेन एक्सचेंज ड्रेन हो रहा था। सो रिस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट्स वाज नेसेसरी एज देयर वाज अ रिस्क of drain of foreign exchange reserves, okay, on the import of luxury goods. Now let's critically appraise the industrial development. Critical appraisal. हमने अभी जो है क्या पढ़ा है, हमने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, क्रिटिकली अप्रेज करेंगे। नाउ वी विल सी व्हाट आर द प्रॉज, व्हाट आर द कॉन्स। ठीक है, तो जो अगर हम जीडीपी की बात करें तो जो 1950 से 1951 के टाइम में जीडीपी था 11.8, ठीक है, इट वाज 11.8। ठीक, किस ईयर में था, ये था आपका 1950 से 1951। तो ये जो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के टाइम में, यानी जो आपका पब्लिक सेक्टर का कंट्रीब्यूशन और न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनी थी, ये सारी चीजों के बाद 1990 या से आप 1991 के बीच में बात करें तो वो 24.6% हो गई थी, यानी बढ़ोतरी हुई थी, बढ़ा था। ठीक है, ये बढ़ गया था हमारा जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। ठीक है, यानी उत्पादन बढ़ गया था। जीडीपी क्या होता है, मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लास में कि जितने भी गुड्स का प्रोडक्शन इंडिया में हो रहा है उसकी मार्केट वैल्यू को हम जीडीपी कहते हैं। ठीक है, सो यू कैन सी देयर वाज 6% एनुअल ग्रोथ रेट इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर ड्यूरिंग द पीरियड। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट था। ठीक, तो सेकंड जो है, अगर हम पॉजिटिव पॉइंट देखें तो वो था कि इंडिया सिर्फ अब कॉटन और जूट तक ही सीमित नहीं रह गई थी। अब जो है तमाम तरीके की मशीनरीज और बहुत तरीके के कंज्यूमर गुड्स, ठीक, वो भी प्रोड्यूस होने लगे थे। यानी इंडस्ट्रियल सेक्टर जो था वेल डाइवर्सिफाइड हो गया था 1990 तक। और ये क्यों था, ये था पब्लिक सेक्टर की वजह से, क्योंकि आपने पढ़ा ना कि पब्लिक सेक्टर ने क्या कर दिया था, 3 कैटेगरी में, 3 शेड्यूल्स में डिवाइड कर दिया था, शेड्यूल 1, 2 एंड 3। तो हमारी कंट्री में इंडस्ट्रीज वेल डाइवर्सिफाइड हो गई थी, यानी अब सिर्फ अब कॉटन और जूट ही नहीं प्रोड्यूस कर रहे थे, बल्कि तमाम तरीके की मशीन्स और कंज्यूमर गुड्स का भी प्रोडक्शन हो रहा था। और इस तरीके से हमारी इंडस्ट्री में डाइवर्सिफिकेशन, यानी डाइवर्सिफिकेशन का मतलब समझ रहे हैं ना कि कई तरीके के प्रोडक्ट्स, कई तरीके, अब बस एक ही में नहीं, सिर्फ कॉटन और जूट नहीं, अब हम हर तरीके के, चाहे मशीन हो, चाहे
कंज्यूमर गुड्स हो। कंज्यूमर गुड्स समझते हैं ऐसे गुड्स जो कि डायरेक्टली कंज्यूम किए जा सकते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉनिक गुड्स भी आता है, आपका ब्रेड बटर जो आप घर में इस्तेमाल करते हो, यानी ऐसे सारे प्रोडक्ट्स जो कि कंज्यूमर डायरेक्टली परचेज कर सकता है, यूज कर सकता है। और वही इंडस्ट्रियल गुड्स क्या होते हैं, जैसे मशीन्स हो गए, टूल्स हो गए, जिनका इस्तेमाल फर्दर गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब ये 2 पॉइंट्स हो गए ना। पहला पॉइंट जीडीपी वाला हो गया, और सेकंड पॉइंट जो हो गया वो हमारा डाइवर्सिफिकेशन, प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन हो गया कि अब सिर्फ जूट और कॉटन तक ही नहीं सीमित थे। अब थर्ड पॉइंट की बात करें तो वो था स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से क्या हुआ, लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिली। ठीक है, और इससे इन्वेस्टमेंट बढ़ा। गवर्नमेंट भी क्या करती थी, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देती थी, और इससे ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई, जिससे कि ग्रोथ और इक्विटी बढ़ा। ठीक है।